नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी मुख्य बिंदु बन सकते हैं आपके एग्जामों में, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्लास में इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे। उसके अलावा आप लगातार क्लास करते हैं तो आपको ये सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा 33 नंबर का क्लास है। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो 1 से लेकर के 33 नंबर का क्लास जीएस बाय आकाश यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जा करके इसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 34 नंबर की क्लास को करेंगे। 34 नंबर की क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा हमारा 34 नंबर का क्लास और कह रहा है पहला प्रश्न आ गया जियोग्राफी से। जियोग्राफी ने स्टैटिक से आप कह सकते हैं। तो कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोगों का पारंपरिक लोक नृत्य क्या है। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं उनका पारंपरिक जो लोक नृत्य है, लोक नृत्यों के बारे में पूछा जाता है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोलकाली, इनके जो प्रमुख लोक नृत्य हैं कोलकाली हैं, ठीक, कोलकाली नृत्य, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अब लक्षद्वीप के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट। जैसे ये हमारा सबसे छोटा, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि सबसे छोटा हमारा संघ राज्य। संघ राज्य का मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है, सबसे छोटा संघ राज्य है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। क्या है लक्षद्वीप की भाषा? अगर आपसे पूछे क्या है, मलयालम, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि लक्षद्वीप की राजधानी बता दीजिए कहाँ पे है, लक्षद्वीप की राजधानी बता दीजिए, तो आप लोग करवती बताएंगे। कहाँ पे? करवती बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो लक्षद्वीप का निर्माण जो है वो प्रवाल द्वीप से हुआ है। किसके? प्रवाल द्वीप से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। उसके अलावा लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप में कोई उच्च न्यायालय नहीं है। इसका जो कार्यभार है वो देखा जाता है कि केरल के हाईकोर्ट में। कहाँ पे? केरल के हाई कोर्ट में, ठीक। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप स्थित कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग बताएंगे अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। तो ये सारी बातें आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लक्षद्वीप के लोगों का पारंपरिक लोक नृत्य क्या है, तो कोलकाली। लक्षद्वीप के बारे में हम लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कोलकाली यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। अब सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है, तो लोक नृत्य तो हमारा लक्षद्वीप है भारत का। उसके अलावा भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। राजधानी क्या है, तो करवती यहाँ की राजधानी है। निर्माण कैसे हुआ? प्रवाल द्वीप से हुआ है। और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय जो है केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। केरल हाईकोर्ट में इसका काम देखा जाता है। रेड डाटा बुक प्रसिद्ध है। तो देखिए, जो लुप्त, रेड डाटा बुक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो लुप्त वनस्पतियां जो होती हैं, यानी कि पौधे और प्राणियों के लिए ये जारी किया जाता है। लुप्त पौधे एंड लुप्त प्राणियों के लिए ये जारी किया जाता है। लुप्त प्राणियों के लिए ये जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि रेड डाटा बुक के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपसे पूछे कि रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। IUCN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा IUCN की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, IUCN की जो स्थापना 1948 में हुई थी। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि पुस्तक रेड डाटा बुक प्रसिद्ध क्यों है, तो रेड डाटा बुक में कौन चीज़ों को रखा जाता है, तो जो पौधे होते हैं और प्राणियों, जो लुप्त पौधे और प्राणियों होते हैं, उनके लिए रेड डाटा बुक
उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। उसके अलावा जारी कौन करता है, तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। स्थापना इसकी 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग जल संक्रामक है। कौन रोग जल संक्रामक है। देखिए, जल से होने वाले रोग और फिर बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जल संक्रामक रोग कौन से हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बताना होगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि जल संक्रामक रोगों के बारे में, जैसे आपका डायरिया हो गया, डायरिया जल संक्रामक रोग हो गया। हैजा हो गया, जल संक्रामक रोग है। पेचिस हो गया, कैसा रोग है, जल संक्रामक रोग है। तो ये सभी रोगों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद टाइफाइड हो गया। टाइफाइड यानी कि दूषित जल के सेवन से ये होता है। हेपेटाइटिस ए, ये सभी दूषित जल के सेवन से होता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विडाल टेस्ट का संबंध किससे है, विडाल टेस्ट ये किस में किया जाता है, विडाल टेस्ट ये किस में किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइफाइड में किया जाता है। किस में, टाइफाइड में किया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि टाइफाइड को क्या कहा जाता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड में कहा जाता है। और टाइफाइड को अगर आपसे पूछे कि क्या कहा जाता है, तो टाइफाइड को आत्र ज्वार कहते हैं, यानी कि आंत का ज्वार कहते हैं। आत्र ज्वार किसे कहते हैं, टाइफाइड को आत्र ज्वार कहा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हैजा को क्या कहते हैं, हैजा को क्या कहते हैं, तो इसे कालरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कालरा कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन जल संक्रामक रोग है। जैसे डायरिया हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, ये सभी जल संक्रामक रोग हैं। टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सभी जल संक्रामक रोग है। विडाल टेस्ट का संबंध जो है टाइफाइड से है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और टाइफाइड को कहा किया जाता है, तो इसे आत्र ज्वार कहा जाता है, मतलब पेट की ज्वार। ठीक, हैजा को क्या कहा जाता है, इसे कालरा भी कहते हैं। हैजा को क्या कहा जाता है, तो इसे कालरा कहते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए, और हमारे साथ जुड़िए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर के इसका PDF पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं। तो इस क्लास की विशेषता ये है कि आपके इसमें GS के सभी सब्जेक्ट जो हैं उस सभी का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, साइंस से और सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक, तो इससे आपका सभी का रिवीजन हो जाएगा। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं। तो जो परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र होता है ये नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको नियंत्रण करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। तो हाइपोथैलेमस के अन्य कार्य भी हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है, शरीर का ताप नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। अगर आपसे पूछे कि पीयूष ग्रंथि का, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं शरीर का, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, तो ये भी हाइपोथैलेमस करता है। पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है हमारे शरीर की, तो इसका नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस करता है। अगर आपसे पूछे कि मिर्गी में प्रभावित कौन से होते हैं, मिर्गी में प्रभावित शरीर का कौन सा भाग होता है, मिर्गी में प्रभावित शरीर का कौन सा भाग होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, तो देखिए मस्तिष्क के बारे में एल्जाइमर रोग का संबंध किससे है, अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है, मस्तिष्क से। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि EEG परीक्षण किस में किया जाता है, EEG परीक्षण किसकी जांच में किया जाता है, तो वो भी संबंधित किससे है,
मस्तिष्क से। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? तो ये होते हैं हाइपोथैलेमस में। शरीर का ताप नियंत्रण का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मिर्गी में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो भी हाइपोथैलेमस होता है। मस्तिष्क के बारे में अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? मानव के मस्तिष्क से है। और उसके बाद ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? तो जो मस्तिष्क से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से बताएंगे। अगला प्रश्न आ गया, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये यूपी स्पेशल से प्रश्न है। तो इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया। अब ये यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न भी यूपी स्पेशल से है। तो यूपी पुलिस वालों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों प्रश्न यूपी पुलिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है उसका नाम है NH2। अब NH2 का नाम बदल गया है। इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है NH19। इसका नया नाम क्या हो गया? NH19 हो गया है। अब NH19 के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, NH19 की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जिसमें उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, जिसमें उत्तर प्रदेश में केवल इसकी लंबाई पूछ ले कितनी है, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 752 किलोमीटर है। कितनी? 752 किलोमीटर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यूपी में सड़क परियोजना कब आई थी? यूपी में सड़क अगर आपसे पूछे कि यूपी में सड़क परिवहन परियोजना कब आया था? यूपी में सड़क परिवहन का गठन के बारे में बात करें, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। कब गठन हुआ था? 1972 में। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH2 है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसका नया नाम क्या है? NH19 है। क्या है? NH19 है। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, जिसमें उत्तर प्रदेश में केवल लंबाई 752 किलोमीटर है। और यूपी सड़क परिवहन का गठन कब हुआ था? तो 1972 में यूपी सड़क परिवहन का गठन हुआ था। किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो देखिए, यूपी में एक शहर है जिसे बोलते हैं फिरोजाबाद। कौन सा शहर है? फिरोजाबाद। इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। और फिरोजाबाद को एक नाम और जाना जाता है, इसे चूड़ी नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूड़ी नगरी, जो कांच के जो प्रोडक्ट बने होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपका हैदराबाद। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कांच के उत्पाद के लिए सर्वाधिक कांच के उत्पाद यहीं पे किया जाता है। कांच के बने हुए चीज़ों का उत्पादन फिरोजाबाद में ही किया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले फिरोजाबाद के बारे में कुछ और चीज़ें, अगर आपसे पूछे कि फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या है, फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या है, तो फिरोजाबाद का जो पुराना नाम है वो है चंदावर। क्या है? चंदावर फिरोजाबाद का पुराना नाम है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि फिरोजाबाद शहर का मुख्यालय कहाँ पे है, फिरोजाबाद शहर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपका फिरोजाबाद में ही। कहाँ पे है? फिरोजाबाद शहर का मुख्यालय फिरोजाबाद में ही है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। ये फेमस है कांच के उत्पादन के, कांच की जो चीज़ें वस्तुएं बनी होती हैं उसके उत्पादन के लिए फेमस है। इसे क्या कहा जाता है? इसे चूड़ी नगरी भी कहा जाता है। चूड़ी नगरी भी कहा जाता है। और फिरोजाबाद का पुराना नाम पूछ ले तो चंदावर है। मुख्यालय फिरोजाबाद का जो है वो फिरोजाबाद में है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो जो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है उसका क्या नाम है? कुफू पिरामिड, जिसे गीजा पिरामिड भी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो है सबसे बड़ा पिरामिड जो है कुफू पिरामिड है। इसको गीजा पिरामिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीजा
पिरामिड भी बोलते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि आखिर ये पिरामिड होता क्या है, तो ये पिरामिड जो होता है ये राजाओं का कब्र होता है। क्या होता है? राजाओं का कब्र इसे बोलते हैं। पिरामिड को क्या कहते हैं? राजाओं का कब्र बोलते हैं, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? राजाओं की घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड को ही राजाओं की घाटी भी बोलते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहीं पे एक चीज़, अगर आपसे पूछे कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। किसे? मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र की राजधानी अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो काहिरा है यहाँ की राजधानी। क्या है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, तो खूफू पिरामिड, या फिर इसे ही गीजा पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीजा पिरामिड। मिस्र का जो सबसे बड़ा पिरामिड खूफू पिरामिड या फिर गीजा पिरामिड। इसे राजाओं का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजाओं का कब्र कहते हैं। राजाओं की घाटी भी इसे कहते हैं। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान, जो कि काहिरा इसकी राजधानी है। येन किस देश की मुद्रा है, तो येन मुद्रा की बात करें तो येन जापान की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? येन जो है जापान की मुद्रा है। अगर आपसे पूछे कि जापान की राजधानी बताइए, क्या है? के फॉर कैपिटल। और जापान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो टोक्यो है। क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। और किस द्वीप पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये द्वीप जो है होन्शु द्वीप पे। किस द्वीप पे? जापान में 4 द्वीप है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। तो ये जो है ये है होन्शु द्वीप पर। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सर्बिया की मुद्रा क्या है, सर्बिया की मुद्रा के बारे में अगर आपसे पूछे क्या है, तो सर्बिया की मुद्रा जो है दिनार है। क्या है? सर्बिया की मुद्रा दिनार है। अगर आपसे पूछे कि सर्बिया की राजधानी क्या है, सर्बिया की अगर राजधानी पूछ ले तो बेलग्रेड है। क्या है? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। तो ये भी बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मैक्सिको की मुद्रा बता दीजिए, मैक्सिको की मुद्रा बता दीजिए क्या है, तो मैक्सिको की मुद्रा आप लोग ध्यान रखेंगे पेसो है। क्या है? मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो इसकी जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है। क्या रहा है? राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है। आगे बात करते हैं, आगे प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड की मुद्रा के बारे में पूछ ले तो बहत है। क्या है? बहत थाईलैंड की मुद्रा है। अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, जहां आप लोग पिछली बार गए थे। तो देखिए येन किस देश की मुद्रा है, तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है। कहाँ की? जापान की मुद्रा है। राजधानी क्या है? टोक्यो। होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। किस द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे। सर्बिया की मुद्रा क्या है? दिनार है। और इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड। उसी तरह मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। और यहाँ की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। और राजधानी क्या है? बैंकॉक। बारूद में गंधक की उपस्थिति की बात करें तो जो बारूद में गंधक की उपस्थिति होती है वो विस्फोटक की बात करें तो विस्फोटक में क्या प्रभाव डालती है, विस्फोटकता में क्या प्रभाव डालती है आप लोग बताएंगे, और जलन ताप में क्या प्रभाव डालती है, जलन ताप में क्या प्रभाव डालती है। तो देखिए विस्फोटक की बात करें तो विस्फोटक बारूद में गंधक की उपस्थिति विस्फोटकता को क्या करती है? बढ़ाती है। क्या करती है? बढ़ाती है। और जबकि जलन ताप में क्या करते हैं? कमी करती है। क्या करती है? कमी करती है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बारूद के बारे में बात करेंगे, बारूद को क्या कहा जाता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे गन पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गन पाउडर कहा जाता है। बारूद को गन पाउडर कहा जाता है। इसे ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बारूद का आविष्कार किसने किया था, बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो बारूद के आविष्कार के बारे में ध्यान रखेंगे, रोजर बेकन ने किया था। किसने? रोजर
बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या कहलाती करती है? तो देखिए ये साइंस से प्रश्न है। किससे प्रश्न है? साइंस से। और ये आपका मुद्रा दिनार ये स्टैटिक में आ जाता है। और मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड ये आपका इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न था। ठीक, तो इससे आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग अंत तक केवल वीडियो देखिएगा। बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या करती है? विस्फोटक को बढ़ाती है और जलन ताप को क्या करती है? कम करती है। विस्फोटक को बढ़ाती है, जलन ताप को कम करती है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार जो है रोजर बेकन ने किया था। और बात करते हैं बारूद को कहा किया जाता है, इसे गन पाउडर भी कहा जाता है, ब्लैक पाउडर, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आप लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो देखिए जो पालक के पत्ते होते हैं ना वो आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। किसके? आयरन। आयरन वही लोहा वाला आयरन के प्रमुख स्रोत होते हैं। और जैसे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे संतरे जो होते हैं वो पूछा जाता है, ये विटामिन सी के स्रोत होते हैं। किसके? विटामिन सी के। उसके अलावा गाजर के बारे में ध्यान रखेंगे, ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। किसके? विटामिन ए के स्रोत होते हैं। उसके अलावा अगर आंवले की बात करें तो वो भी विटामिन सी का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? विटामिन सी का। अब कल ही हमने बताया कि दालें हो गई या फिर सोयाबीन हो गई, दालें या फिर सोयाबीन हो गई, ये इसमें प्रबल स्रोत क्या होता है? तो ये प्रोटीन का स्रोत होता है। किसका? प्रोटीन का प्रबल स्रोत होता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी जो विटामिन मिलती है, या फिर आपसे पूछे कि मछली के यकृत तेल से कौन सी विटामिन मिलती है? तो ये दोनों हमको मिलती है। कौन सी? विटामिन डी। कौन सी विटामिन? विटामिन डी मिलती है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत है? तो ये प्रबल स्रोत है आयरन के। पालक के पत्ते आयरन के प्रमुख स्रोत हैं। संतरे की बात करें, ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। आंवले विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। गाजर की बात करें, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। दालें और सोयाबीन ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। सूर्य के प्रकाश से और मछली के यकृत तेल से विटामिन डी मिलता है। दंत क्षय का कारण क्या है? तो देखिए दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया होती है। मुख्य रूप से दंत क्षय का कारण जो है बैक्टीरिया होती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या होती है? बैक्टीरिया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बीमारी दांतों से संबंधित आप लोग सुने होंगे पायरिया के बारे में। पायरिया के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये क्या करता है? ये किस चीज़ से संबंधित रोग है? ये पेट में पूछा गया था। दांत और मसूड़े से संबंधित रोग है। किसे? दांत और मसूड़े से संबंधित रोग है। ठीक, इसका संबंध किससे? दांत एवं मसूड़े से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत जो है वो 20 दांत होते हैं। जो 2 बार विकसित होते हैं वो दूध के दांत कहे जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं? वो 20 होते हैं। उनकी संख्या क्या होती है? 20 होते हैं। हाथी के दांत के बारे में बात करें, हाथी का जो दांत होता है बाहर से निकला होता है इस तरह से, ऐसे। तो वो जो उदाहरण होता है वो ऊपरी कृंतक का उदाहरण होता है। वो क्या होता है? ऊपरी कृंतक होता है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऊपरी कृंतक होता है। अगर आपसे पूछे कि दांत का निर्माण किससे होता है, आप लोग बताएंगे दांत का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम से होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डेंटाइन उसे कहा जाता है। डेंटाइन से दांत का निर्माण होता है। और दांत को मजबूती कौन देता है? तो वो कैल्शियम देता है। दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल होता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दांत क्षय का कारण क्या होता है? तो बैक्टीरिया होता है दांत क्षय का कारण। और पायरिया के बारे में बात करें, ये दांत और मसूड़े से संबंधित रोग है। दांत और मसूड़े से संबंधित रोग है। और दूध के दांत का बोले 20 दांत होते हैं दूध के। दांत का निर्माण जो है वो डेंटाइन से होता है और मजबूती कैल्शियम से मिलती है। हाथी के दांत बोले तो ऊपरी कृंतक का उदाहरण है। हाथी के जो दांत होते हैं वो ऊपरी कृंतक का उदाहरण है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। कौन थे? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ध्यान रखेंगे। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले किसने दिया था,
तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो है किसने दिया, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन का है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे इनका एक समीकरण है E बराबर mc², ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन का है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि आइंस्टीन के कुछ व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि ये निवासी कहाँ के थे, तो ये निवासी जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। बाद में क्या हुआ, जर्मनी के लोगों ने इनको निकाल दिया जर्मनी से बाहर, और इनको नोबेल कब मिला था, तो इनको नोबेल भी 1912 में मिला था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे चल करके ये शरण कहाँ पे लेते हैं, जब जर्मनी से इनको निकाल दिया गया तो शरण ये जा करके अमेरिका में लिए। कहाँ पे, अमेरिका में। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने फार्मूला बताया E बराबर mc²। क्या बताया, E बराबर mc²। और अल्बर्ट आइंस्टीन निवासी कहाँ के थे, जर्मनी के निवासी थे, और नोबेल इन्हें 1912 में मिला और अमेरिका में जाकर के ये शरण लिए थे जब जर्मनी के लोगों ने यहाँ इनको निकाल दिया। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है टिटेनस की रोकथाम के लिए। किसकी रोकथाम के लिए, टिटेनस की रोकथाम के लिए। अगर आपसे पूछे कि अगर किसी को टिटेनस हो जाता है तो उसमें कौन सी अंग प्रभावित होती है, तो इसमें प्रभावित होती है पूरी तंत्रिका तंत्र। और हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंट है तंत्रिका तंत्र, वो तो आप लोग जानते होंगे। और अगर आपसे पूछे कि टिटेनस में जीवाणु कौन सी होती है, कौन से जीवाणु के कारण टिटेनस होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है आपके टिटेनस। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और टिटेनस की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, टिटेनस के रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ चीज़ें देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बीसीजी का टीका किस चीज़ में लगाया जाता है, बीसीजी का टीका किस चीज़ में लगाया जाता है, तो क्षय रोग में लगाया जाता है। किस रोग में लगाया जाता है, क्षय रोग में लगाया जाता है। क्षय रोग को ही क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तो ये पूरी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है टिटेनस की रोकथाम के लिए। किसकी रोकथाम के लिए, टिटेनस की रोकथाम के लिए। और टिटेनस में जीवाणु कौन सी होती है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है। कौन सा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और इसमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। कौन सा अंग, तंत्रिका तंत्र। रोकथाम में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसके रोकथाम में डीपीटी का टीका। अब बीसीजी का टीका क्षय रोग में लगाया जाता है। किसमें, क्षय रोग में लगाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये प्रश्न आ चुका है। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। अगर वहीं पे पूछे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का आविष्कार पूछ ले, या फिर अगर आपसे पूछे कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्रामोफोन का आविष्कार, ये दोनों आविष्कार के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये दोनों आविष्कार एडिसन ने किया था। बहुत नाम आप लोग सुने होंगे एडिसन का, बहुत ढेर सारी बार प्रयास किए थे, सब में असफल रहे, फिर भी इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि रांटजन ने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। अगर आपसे पूछे कि डायनामाइट का खोज किसने किया था, डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक है। डायनामाइट एक तरह का क्या है, विस्फोटक है। इनका खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। अगर आपसे पूछ ले वहीं पे कि दूरबीन का खोज किसने किया था, दूरबीन का खोज तो गैलीलियो ने किया था। किसने, गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। तो ये पूरी कुछ साइंस से संबंधित प्रश्न था और ये बायो से संबंधित साइंस से प्रश्न था। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे
कि इस क्लास में आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जा रहा है। जैसे अगर आपसे पूछे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसके अलावा एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टिजन ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो फिर इन आ गया। अगर आपसे पूछे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन के आविष्कारक कौन है, जेम्स वाट हैं। कौन है, जेम्स वाट ने भाप इंजन के आविष्कार किया। अगर आपसे पूछे कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया, जो जनरेटर में लगा रहता है, विद्युत बनाता है, तो उसका आविष्कार किसने किया, फैराडे ने किया। जो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, तो उसे कहते हैं डायनेमो, और उसका आविष्कार किसने किया था, फैराडे ने किया था। उसके अलावा डीजल इंजन, डीजल इससे चलने वाले जो इंजन है उसका आविष्कार किसने किया, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उनका नाम था रुडोल्फ डीजल। किसने किया था, रुडोल्फ डीजल ने किया था डीजल का आविष्कार। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कैलकुलेटर का आविष्कार अगर आपसे पूछे, कैलकुलेटर का अगर आपसे पूछ ले कि आविष्कार किसने किया था, तो पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने, पास्कल ने। तो इसका रिवीजन करेंगे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने, जेम्स वाट ने। डायनेमो का आविष्कार फैराडे ने किया था, और डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। और कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि मुख्यतः कौन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, वैश्विक तपन। इसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तपन के वैश्विक तपन के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मुख्यतः पूछ रहा है, तो मुख्यतः के रूप में आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड याद रखेंगे, CO2। इसके अलावा कुछ और भी गैसें हैं, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, मीथेन जिसे CH4 भी कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा और भी गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी जो गैसें हैं ये जिम्मेदार होती हैं किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक, उसके अलावा अगर एक समझौता हुआ था ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जिसे क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछे कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1987 को। कब हुआ था, 1987 को। और ये समझौता किससे था, 1987 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और ये संबंधित था किससे, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, यानी कि वैश्विक तपन से संबंधित था। वैश्विक तपन से संबंधित था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्योटो कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जापान में। कहाँ पे, जापान में। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मुख्यतः कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, ये सभी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक, अगर इसके लिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग के संरक्षण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। कहाँ पे हुआ था, तो वो जापान में हुआ था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका अर्थ है। ये इसरो के 2 रॉकेट हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका अर्थ है। ठीक, इसका मतलब पूर्ण रूप होता है, एक होता है अपना GSLV, तो इसका क्या होता है, तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक, ये लॉन्च व्हीकल। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ और पूर्ण रूप के बारे में, जैसे IMF का अगर आपसे पूछे, IMF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो IMF का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, ठीक, इसका पूर्ण रूप। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। FAO का फुल फॉर्म पूछ ले तो एग्रीकल्चरल एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फुल फॉर्म होता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का जियोसिंक्रेसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक। और ताप बढ़ाने के पे प्रकाश का वेग, तो ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रकाश का वेग जो है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक। प्रकाश ताप बढ़ाने पे प्रकाश का वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो अगर आपसे पूछे प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में होता है प्रकाश का वेग सर्वाधिक। और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सबको याद होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया, प्रकाश के वेग को किसने ज्ञात किया, तो प्रकाश के वेग को रोमर ने ज्ञात किया। किसने, रोमर ने ज्ञात किया